नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक योर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी। आप सभी जानते हैं कि सीटेट, एचटेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ ले, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसरी और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी पेडागोजिकल थ्योरीज को आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीडीपी के ऑलरेडी हम 6 वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, यानी सीडीपी के हमने अभी तक 6 वीडियो आपके साथ जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम जो है 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की 7th जो है हम 7th पार्ट है जो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, मैपिंग कंसेप्ट। मैप यानी गतिविधि किससे बढ़ाती है? मैपिंग कंसेप्ट जो है वो गतिविधि किसे बढ़ाती है? स्मृति आधारित रटंत पर, ज्ञान का संगठन और संबंध पर, अनुशासनहीनता या केवल लेखन? देखिए, इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ज्ञान का संगठन और संबंध, यानी इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ज्ञान का संगठन और संबंध। देखिए, रटंत, अनुशासनहीनता और केवल लेखन ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आपने टिक नहीं करना, जो आपको सही लगे। यानी अब देखिए, यहाँ ज्ञान का संगठन और संबंध हमारे पास राइट आंसर है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है मैपिंग कंसेप्ट जो है गतिविधि ज्ञान का संगठन और संबंध को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर किसने प्रस्तावित किया? एडवांस ऑर्गेनाइजर आइजोबेल ने, ब्रूनर ने, पियाजे ने या स्किनर ने? तो इसका राइट आंसर आजूबेल है। आसुबेल ने जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है प्रस्तावित किया। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सभी जानते हैं ब्रूनर ने जो है वो हमारे पास दूसरी कोई साइकोलॉजिस्ट है, ये हमारे पास पियाजे है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं, स्किनर है, ऑपरेंट कंडीशन है, बट आइजोबेल है एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने ये प्रस्तावित किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मेटाकॉग्निशन का आशय क्या है? मेटाकॉग्निशन का आशय क्या है? ज्ञान का स्मरण, अपनी सोच सीखने की प्रक्रिया पर सोच, केवल लेखन कौशल या केवल सुनना? देखिए, मेटाकॉग्निशन का आशय क्या है? यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है जो अपनी सोच यानी सीखने की प्रक्रिया पर सोच। इसमें केवल लेखन और केवल सुनना ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे। ज्ञान का स्मरण भी नहीं आता इसमें। तो अपनी सोच यानी सीखने की प्रक्रिया पर सोच। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मेटाकॉग्निशन का जो आशय है कि अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर सोच करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम में घरेलू अभ्यास नहीं, व्याख्यान घर पर, गतिविधि कक्षा में, केवल परीक्षा या शून्य गृह कार्य? तो 4th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, व्याख्यान घर पर और गतिविधि कक्षा में। देखिए, केवल परीक्षा और शून्य गृह कार्य और घरेलू अभ्यास नहीं, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा फ्लिप्ड क्लासरूम में जो है व्याख्यान होता है घर पर और गतिविधि जो होती है यानी एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो कक्षा में होती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं 4th का। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी फ्लिप्ड क्लासरूम में व्याख्यान घर पर होते हैं और गतिविधि क्लासरूम में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं किन कारणों से होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो किन कारणों से होती है? केवल आनुवांशिक पर, केवल पर्यावरण पर, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर, या कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ का 3, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो किन कारणों से होते हैं? आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट और जो है आनुवांशिकता दोनों पर ही होता है। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ का 3 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो फिफ्थ का व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों कारणों से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रेजिलियंस का तात्पर्य क्या है? रेजिलियंस का तात्पर्य तनाव में टूट जाना, विपरीत परिस्थितियों में उबरने की क्षमता, केवल शारीरिक शक्ति या केवल IQ। देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 का 2, यानी विपरीत परिस्थितियों में उबरने की क्षमता। तनाव में टूट जाना, केवल शारीरिक शक्ति और केवल IQ, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा विपरीत परिस्थितियों में उबरने की क्षमता। रेजिलियंस का जो तात्पर्य है विपरीत परिस्थितियों में उबरने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। स्कूल काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्कूल काउंसलिंग का प्रमुख उद्देश्य सजा निर्धारण है, छात्रों की मनोसामाजिक सहायता है, केवल उपस्थिति बढ़ाना है या केवल खेल। देखिए सजा निर्धारण तो ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, केवल उपस्थिति बढ़ाना ये भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, और केवल ही खेल, देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जहाँ केवल वर्ड आ जाए वो हमारा नेगेटिव में काउंट होता है। तो इसका राइट आंसर है छात्रों की मनोसामाजिक सहायता, छात्रों की मनोसामाजिक सहायता। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा छात्रों की मनोसामाजिक सहायता। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा छात्रों की मनोसामाजिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर है हमारा। ICT समाकलन यानी ICT इंटीग्रेशन का सही उदाहरण क्या है? ICT इंटीग्रेशन का सही उदाहरण क्या है? तो केवल प्रोजेक्टर सजावट, सीखने के लक्ष्य हेतु तकनीक का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग, केवल मोबाइल उपयोग या केवल गेमिंग। तो इसका राइट आंसर है सीखने के लक्ष्य हेतु तकनीक का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। ICT इंटीग्रेशन का सही उदाहरण है सीखने के लक्ष्य हेतु तकनीक का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी सीखने के लक्ष्य हेतु तकनीक का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रचनात्मक बच्चों की सामान्य विशेषता क्या होती है? रचनात्मक बच्चों की जो सामान्य विशेषता क्या है? अमूर्त और मौलिक सोच, सिर्फ रटना, अनुकरण और कम जिज्ञासा। देखिए जो इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं ना, जिनमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उनमें रटना तो 1% नहीं होता, और मतलब वो रटते नहीं है किसी भी चीज़ को, वो ध्यान से दिमाग से समझते हैं, ना वो किसी की नकल करते हैं, अनुकरण द्वारा भी नहीं समझते, ना वो कम जिज्ञासा होती है उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अमूर्त और मौलिक सोच। राइट आंसर आ जाएगा अमूर्त और मौलिक सोच। तो रचनात्मक बच्चों की सामान्यतः विशेषता ये होती है अमूर्त और मौलिक सोच। चलिए इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रचनात्मक बच्चों की सामान्यतः विशेषता होती है अमूर्त और मौलिक सोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हिडन करिकुलम का आशय क्या है? हिडन करिकुलम का आशय क्या है? लिखित पाठ्यचर्या, अनौपचारिक अघोषित मानदंड और मूल्य, केवल परीक्षा सिलेबस या वैकल्पिक विषय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, अनौपचारिक यानी अघोषित मानदंड और मूल्य। तो हिडन करिकुलम का आशय है अनौपचारिक अघोषित मानदंड और मूल्य। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क में कोई परिवर्तन नहीं, अनुभव से मस्तिष्क के नेटवर्क का बदलना, केवल उम्र बढ़ना, सिर्फ आनुवांशिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 2, अनुभव से मस्तिष्क के नेटवर्क का बदलना। तो इसका राइट आंसर है अनुभव से मस्तिष्क के नेटवर्क का बदलना। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है अनुभव से मस्तिष्क के नेटवर्क का बदलना। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है अनुभव से मस्तिष्क के नेटवर्क का बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। स्पाइरल करिकुलम का विचार किसने दिया? स्पाइरल करिकुलम का विचार ब्रूनर ने दिया है, ब्लूम ने दिया है,
पियाजे ने दिया है या गार्डनर ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। ब्रूनर ने जो है स्पाइरल करिकुलम का विचार उसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्पाइरल करिकुलम जो है ब्रूनर द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग संरचना में जो है KAGAN का तत्व कौन सा है? तो सकारात्मक पारस्परिक निर्भरता है, केवल व्यक्तिगत स्पर्धा है, शून्य संपर्क है, एकल कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सकारात्मक पॉजिटिव जो है पारस्परिक निर्भरता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कोऑपरेटिव लर्निंग है, सकारात्मक पारस्परिक निर्भरता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस उपयुक्त है कब? कौशल स्वचालन हेतु पुनरावृत्ति में, उच्च स्तर सृजन में, केवल चर्चा में या केवल खेल में? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर 1 है कौशल स्वचालन हेतु पुनरावृत्ति में है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस जो है वो कौशल संचालन हेतु पुनरावृत्ति में है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कॉग्निटिव लोड जो है कम करने की रणनीति क्या है? कॉग्निटिव लोड कम करने की रणनीति है अनावश्यक जानकारी बढ़ाना, खंडीकृत प्रस्तुतिकरण और दृश्य सहयोग, केवल तेज गति या जटिल शब्दावली। तो 15 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। खंडीकृत प्रस्तुतिकरण और दृश्य सहयोग, यानी टुकड़ों में जो कॉग्निटिव लोड होता है, यानी बच्चे पर एक साथ बहुत सारा दबाव ना डालकर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर कर जो है वो हम दे सकते हैं, जो है उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। खंडीकृत प्रस्तुतिकरण और दृश्य सहयोग। तो 15 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए हम इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। खंडीकृत प्रस्तुतिकरण और दृश्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। मल्टीग्रेड कक्षा में प्रभावी तरीका क्या है? मल्टीग्रेड कक्षा में प्रभावी तरीका है एक ही पाठ सभी को, यह समूह बनाकर क्रमबद्ध गतिविधियां, केवल लेक्चर और केवल गृह कार्य। देखिए केवल लेक्चर और केवल गृह कार्य है, ये हमारे नेगेटिव वर्ड में आ जाएंगे। और एक ही पार्ट सभी को, ये भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है 16 का 2, यानी समूह बनाकर क्रमबद्ध गतिविधियाँ, यानी जो है बच्चे एक्टिव लर्निंग करेंगे। इसके अंदर ग्रुप में जो है बच्चों को एक साथ गतिविधियाँ करवाना, एक्टिविटीज़ करवाना, यह है समूह बनाकर जो है क्रमबद्ध गतिविधियाँ करते हैं। ये मल्टीग्रेड कक्षा का प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी समूह बनाकर क्रमबद्ध गतिविधियां मल्टीग्रेड कक्षा का प्रभावी तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। डिसलेक्सिया जो मुख्यतः किससे संबंधित है? गणना कठिनाई से, पढ़ने लिखने में कठिनाई, ध्यान अभाव और मोटर विकार। देखिए गणना करना वो हमारे डिसकैलकुलिया में आ जाएगा, और पढ़ने लिखने में कठिनाई डिसलेक्सिया आ जाएगा, ध्यान का अभाव हो जाएगा जो हमारा ये कोई और जो है हमारे पास डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर पढ़ने लिखने में कठिनाई आ जाती है। डिसलेक्सिया में, पढ़ने लिखने में बच्चे के अंदर जो है डिसलेक्सिया, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, तो उसमें क्या है वो पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस होती है बच्चे को। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए हम इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। फोनेटिक अवेयरनेस किस हेतु आवश्यक है? फोनेटिक अवेयरनेस गणित सीखने हेतु, प्रारंभिक पठन कौशल, रंग पहचान या खेल कौशल। तो 18 का हमारे पास राइट आंसर 2 आ जाएगा, प्रारंभिक जो है पठन कौशल। तो फोनेटिक अवेयरनेस में क्या है? प्रारंभिक पठन कौशल होता है। तो इसकी अवश्य हेतु प्रारंभिक पठन कौशल है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फोनेटिक अवेयरनेस में प्रारंभिक पठन कौशल होता आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। समय प्रबंधन कौशल कक्षा में किसे प्रभावित करता है? समय प्रबंधन सीखने की दक्षता में, केवल उपस्थिति में, केवल खेल में, केवल अनुशासन में। देखिए जहां मैंने आपको बताया था केवल वर्ड आ जाएगा वो नेगेटिव में है, तो हमारे पास राइट आंसर हमें मिल गया है सीखने की दक्षता। तो राइट आंसर हम चेक करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। केवल जहां वर्ड आ जाए वो नेगेटिव वर्ड है। तो केवल उपस्थिति, केवल खेल और केवल अनुशासन, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर है सीखने की दक्षता, यानी समय प्रबंधन जो है सीखने की दक्षता कौशल जो है प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम की सबसे उपयुक्त पद्धति क्या है? प्रतिस्पर्धी, भागीदारी और संलग्नता आधारित,
यांत्रिक या एकागी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, भागीदारी और संलग्नता आधारित। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हम चेक करते हैं क्या है। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। शिक्षण अधिगम की सबसे उपयुक्त जो पद्धति है भागीदारी और संलग्नता आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, वाइगोत्स्की ने हमें सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वाइगोत्स्की ने दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, और मैंने आपको पहले भी बताया था, CSL यानी सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, जहाँ ये तीनों वर्ड आपको दिखे ये वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है। सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल व्यक्तिगत सोच से, वंशानुक्रम से या परीक्षा प्रणाली से। देखिए, केवल वर्ड आ जाए ये नेगेटिव है, ये हमें कट कर देना है। ऑप्शन 2 तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, वंशानुक्रम द्वारा भी नहीं, परीक्षा प्रणाली में। और मैंने आपको बताया था CSL यानी कल्चर, सोशल और लैंग्वेज, जहाँ ये तीनों वर्ड आ जाए। देखिए, यहाँ सोशल वर्ड आ रहा है यानी सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये वाइगोत्स्की का ये इसमें दिया हुआ है। वाइगोत्स्की ने CSL जहाँ भी दिखे वो आपको वाइगोत्स्की द्वारा टिक कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। परिवार की, विद्यालय की, मित्र की और मीडिया की। तो बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में जो है परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट 23 पर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का चरण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, मैंने आपको बताया था जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो हमारे पास पियाजे द्वारा दी गई है। तो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज जो है थ्योरी, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी किसके द्वारा दी है, पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास पियाजे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने आपको पता है सोशियो कल्चर थ्योरी दी हुई है, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी हैं। तो इसका राइट आंसर पियाजे आ जाएगा। हम इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी संज्ञानात्मक विकास का चरण सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पूर्ण व्यक्तित्व विकास, होल इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, या परीक्षा में सफलता है, नौकरी प्राप्त करना है, या केवल अनुशासन है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे का पूर्ण विकास करना है, पूर्ण व्यक्तित्व विकास करना है। तो ये है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। परीक्षा में सफलता भी नहीं है, नौकरी प्राप्त करना भी नहीं है, और केवल अनुशासन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पूर्ण व्यक्तित्व जो है विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पूर्ण व्यक्तित्व विकास। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किसने किया था। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सके। जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट मिल सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किसने किया है, यानी यहाँ पर क्लासिकल कंडीशन है जो किसने दी है, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, या बेंडूरे द्वारा। तो इसका राइट आंसर है पावलोव। देखिए, स्किनर ने तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशन दी थी, थॉर्नडाइक ने है जो हमारे पास तत्परता का सिद्धांत यानी प्रभाव का जो नियम है तत्परता का, ये थॉर्नडाइक द्वारा लर्निंग जो है थ्योरी वो है थॉर्नडाइक ने दी थी। बेंडूरा ने जो साइको डायनेमिक थ्योरी बेंडूरा द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर पावलोव आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग पावलोव द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। सक्रिय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, जॉन ड्यू द्वारा, या एरिक एरिक्सन द्वारा। तो इसका राइट आंसर 26 का हमारे पास आ जाएगा जॉन ड्यूई द्वारा जो है सक्रिय अधिगम का सिद्धांत जॉन ड्यूई ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जॉन ड्यूई जो है सक्रिय अनुबंधन का जॉन ड्यूई का द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे की क्षमता और योग्यता को मापना, बच्चे को दंडित करना, केवल खेल कराना, या अनुशासन कराना। देखिए, बच्चे को दंडित हम किसी भी तरीके से नहीं करवा सकते हैं, ये आपको पता है NCERT में भी ये गलत बताया गया है। बच्चे को दंड देना और केवल खेल कराना ये भी नहीं है, अनुशासन कराना ये भी नहीं है।
तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की क्षमता और योग्यता को मापना। तो 27 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की क्षमता और योग्यता को मापना। तो 28 पर चलते हैं। बाल्यावस्था में खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल्यावस्था में खेलों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास है, पैसा कमाना है, केवल समय बिताना है या अनुशासन है। बाल्यावस्था में खेलों का मुख्य उद्देश्य है, तो 28 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाल्यावस्था में जो खेलों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। सीखने योग्य क्षण यानी टीचेबल मूवमेंट जो है किसने प्रतिपादित किया है? हॉवर्ड गार्डनर ने, जॉन ड्यूवी ने, जेरोम्स ब्रूनर ने या थॉर्नडाइक ने। तो 29 का राइट आंसर 3 आ जाएगा, जेरोम ब्रूनर द्वारा है। सीखने योग्य क्षण जो है वो जेरोम्स ब्रूनर द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, जेरोम ब्रूनर। सीखने योग्य क्षण टीचेबल मूवमेंट जो है जेरोम्स ब्रूनर ने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवस्था को स्वर्ण युग कहा गया है? किस अवस्था को स्वर्ण युग कहा गया है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशव अवस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो स्वर्ण युग जो है बाल्यावस्था को कहा गया है। तो जो है हम चेक करते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जो है स्वर्ण युग बाल्यावस्था को कहा गया है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। प्रीवियस वीडियो जितने भी हमने करवाई है उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर भी आप इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।